तो अभी इस नए लेक्चर में हम वर्क एंड एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। और इसमें पहले तो हमें ये पता होना चाहिए है कि ये जो चैप्टर है ये कॉन्सेप्चुअली भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। और इसके एमसीक्यूज़ में भी आपको थोड़ा सा, अगर नॉर्मल जो आपके सामने मटेरियल रखा जाता है तो उसमें थोड़ा सा आपको ये केयर करनी पड़ती है कि समटाइम्स जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चैप्टर को बहुत इजी समझ लेते हैं। ठीक है। और उसकी वजह से सम जो क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच होता है उनका, वो थोड़ा सा ऐसे होता है कि केयरलेस होता है। सो इस वजह से ऑल दो द कॉन्सेप्ट्स हेयर विच आर डिस्कस्ड वो इजी हैं। ठीक है। लेकिन उन पर बहुत केयर के साथ आपने इस चीज़ की अटेंशन उसको देनी है क्वेश्चंस को, कि कहीं लापरवाही में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो उनका जवाब गलत ना हो जाए। सो वी स्टार्ट विद द वर्क। और वर्क को हम दो तरह से यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो इसकी जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है ये है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो जाहिर है एक हमारे पास ये ऑप्शन आता है, और दूसरा जो पॉइंट है दैट इज द दैट डिस्प्लेसमेंट carried out in the direction of force is called work। तो ज़ाहिर है दोनों केसेस में यहाँ पर भी हमें ये टर्म नज़र आ रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और इधर भी वही चीज़ हमें नज़र आ रही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को भी देखना होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो एक सिंपल केस में, तो अगर हम एक बॉडी को कंसिडर करते हैं और इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, और ये आपके पास मिसाल के तौर पर इसका ग्राउंड सरफेस है जिस पर इसने मूव करना है, वी कंसिडर दैट दिस बॉडी इज़ एम। ये फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ये है। ये इस फोर्स की वजह से ये मास एम इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड आफ्टर सम टाइम वी कैन से that we can find it at some later stage कि ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है। और इट इज़ अगेन एम। और यहाँ पर आप देखें कि अगर इसको ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चेक की जाए तो ज़ाहिर है हमारे पास, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का के लिए ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ, सो ये इस बॉडी का इस डायरेक्शन में लास्ट पॉइंट है, तो मैं इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट इसका फाइनल लूँगा। सो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन मुझे बिल्कुल यहाँ पर लग रही है इस तरह से, और यहाँ पर अगर आप इस D और F को देखें तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। लेकिन थोड़ा हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले एक दूसरी कंडीशन पे भी चले जाते हैं ताकि हमें इसकी जो डेप्थ है उसकी भी समझ आ सके। इसी फोर्स को इसी सिचुएशन में कि ये ग्राउंड एक्सेस है। ठीक है। ये बॉडी यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़ी है, और हमने इसको एक यहाँ से सपोर्ट के साथ इस डायरेक्शन में इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये जो डायरेक्शन है इसको मैं फोर्स कंसिडर कर रहा हूँ, और ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये इसका एंगल है।
थीटा। अब अगर फिर से वही सिचुएशन हम लेकर आते हैं कि ये मास m है और थोड़ी देर बाद ये क्या करता है, ये बॉडी आगे की तरफ जाती है इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो वी कैन से कि एट सम लेटर स्टेज दिस कैन बी द बॉडी विच इज़ m। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि अगेन मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लूँ तो ये येलो जो डायरेक्शन मैंने ड्रॉ की है, ये वेक्टर, ये बेसिकली मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आप देखें कि अब ये फोर्स की डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है का वर्ड गलत है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस में और फोर्स के एक्सिस में एक वेक्टर, एक एंगल आपको नज़र आ रहा है विच इज़ थीटा, दिस वन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी इस प्रॉब्लम को डिटेल से देखना होगा और उसमें हमें यह नज़र आएगा कि ये जो कंपोनेंट है एफ का, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल। सो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि एफ परपेंडिकुलर, एफ पैरेलल, या पैरेलल के लिए आप साइन ये यूज़ करते हैं, ठीक है। सो एफ परपेंडिकुलर एंड एफ पैरेलल आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। और जाहिर है इस फिगर में एफ पैरेलल क्या है, एफ कॉस थीटा, और एफ परपेंडिकुलर है एफ साइन थीटा। क्योंकि जाहिर है ये एफ परपेंडिकुलर वाली, ये वाली साइड जो है ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, और ये एफ पैरेलल जो है ये बेस है, तो जाहिर है बेस के साथ आपके पास कॉस थीटा आएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर का, ये वाला कंपोनेंट साइन, ये कॉस। और हमें यहाँ पर लग रहा है कि एफ परपेंडिकुलर इज ट्राइंग टू वर्क ऑन द वर्टिकल एक्सिस, तो जाहिर है वो तो वर्टिकल एक्सिस पे नहीं है। सो वी से दैट इन दैट केस इट इज वेस्टेड। तो ये वाला जो कंपोनेंट हुआ एफ पैरेलल, ये हुआ यूजफुल, और हमारे पास जो वर्क की वैल्यू बनेगी, अब अगर आप दोबारा से उस कंडीशन पर चले जाएं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो और मैं इसको इस तरह से लिखूं, तो स्केलर प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि एफ का वो कंपोनेंट हम लेंगे जो कि डी के पैरेलल हो, तो जाहिर है वो क्या बनेगा, एफ एक्स डी, और इस एफ एक्स डी से हमारे पास आ जाएगा एफ कॉस थीटा डी, या इन सिंपल केसेस हम इसको लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। अब जाहिर है आप थीटा पे कंडीशंस पुट करना शुरू कर दें, थीटा को ज़ीरो कर दें, तो वो जो पहली कंडीशन थी ये वाली, ये आपके पास आ जाएगी, यू विल गेट मैक्सिमम वर्क एफ डी, वाई बिकॉज कॉस ज़ीरो इज़ 1, ये वाली कॉस थीटा जो है इसकी जगह कॉस ज़ीरो आ जाएगा, और इस वक्त कॉस ज़ीरो जो है 1 की वैल्यू देगा दूसरे केस में। और जाहिर है यहाँ पर कंडीशन क्या है, क्योंकि जाहिर है फोर्स का कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो इस डायरेक्शन में हो वर्टिकल, तो फोर्स पूरी की पूरी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, सो ऑब्वियसली आपका कोई भी वेस्टेड कंपोनेंट नहीं है। फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरे एंगल की तरफ के ज़ीरो के बाद 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पर ऑटोमेटिकली आपके पास चूंकि कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा, सो वर्क की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। और फिर उसके बाद हम आते हैं 180 के एंगल पर। 180 के एंगल पर आपको कॉस 180 की वैल्यू मिलेगी -1, वर्क आपके पास बन जाएगा -FD,
यही सिचुएशन अगर 360 के लिए भी मैं कर दूं तो 360 पर b cos 360 और 0 वैसे भी एक ही एंगल है, तो इसमें आपके पास वही एफडी वाला रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये वाले, ठीक है। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि आखिर ये कौन सी कंडीशन है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर पैरेलल वाली बात तो हमें समझ आ जाती है, ये वाली कौन सी कंडीशन है जब वो एंटी पैरेलल है। अब उसके लिए थोड़ा सा और भी डिटेल में जाना पड़ेगा, और वो क्या है कि अगर हम किसी बॉडी को किसी सरफेस पे रखते हैं, ठीक है, और इस सरफेस पर हम इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं और ये यहाँ पर आ जाती है ये बॉडी, तो ये जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर जो राइट की तरफ नज़र आ रही है, इसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है ये ज़ीरो है, क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशनल लेवल है उसमें फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसके वेट की बात हम करें तो वेट की डायरेक्शन ये है डाउनवर्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है। और ये कॉन्सेप्ट मेजॉरिटी केसेस में हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हमने किसी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को में वो कॉन्सेप्ट लेना होता है कि क्या इस वर्क की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल इसकी एग्जांपल इस तरह भी आपको बता सकता हूँ कि अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इस जगह पर, तो अगर इधर जो दरमियान में गैप है अगर बिल्कुल एग्जैक्टली इतना गैप इधर भी हो और इसको मैं एग्जैक्टली इसी गैप के मुताबिक शिफ्ट कर दूं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो उस इलेक्ट्रॉन पे मैं काम नहीं कर रहा। वाई? बिकॉज उस इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज नहीं आ रहा। वाई? क्योंकि ये जो गैप है आर और यहाँ पर आर, ये दोनों बराबर हैं। सो इस वजह से इस सिचुएशन में ए पर और बी पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, और इस वजह से यहाँ पर भी आपके पास वर्क की वैल्यू ज़ीरो बनती है। और वजह क्या है? वजह यह है कि अगर मैं इंस्टेंटेनियसली डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखूं तो वो ये है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इधर अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। आई एम शोइंग विद द रेड लाइन। तो ये रेड लाइन जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये जो येलो लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है, ठीक है, ये वाली, ये ए से लेकर बी तक ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ऑटोमेटिकली इनके दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है? 90 एंगल बन रहा है। सो मैथमेटिकल रीजनिंग की वजह से हम उस पर वो 90 एंगल की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। फिजिकल कंडीशन ये है कि बेसिकली इस केस में जो काम हो रहा है उसकी वजह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज़ीरो। सो इन आर पर्सपेक्टिव द वर्क इज ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ नज़र आ रही है 90 डिग्री। सो ये 90 डिग्री की कंडीशन है। अब आते हैं 180 के केस पर। 180 के केस में ये वो कंडीशन वो है जहाँ पर एक गाड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, और लेट्स से आई टेक इट दैट कि ये इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, और आप क्या करते हैं? वी अप्लाई ब्रेक्स। तो अब ब्रेक्स का इफेक्ट क्या है? ब्रेक्स इज एक्चुअली अगेंस्ट द मोशन, सो दैट फोर्स इज गोइंग टू स्टॉप, ठीक है। वेलोसिटी इधर जा रही है, लेकिन जाहिर है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये फिर भी आगे की तरफ जाएगी, यहाँ तक लेट से आकर जो है ये क्या कर जाएगी? रुक जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। सो ये जो ये पॉइंट था यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई की, ये इतना आगे आई, ये इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फोर्स की डायरेक्शन थी अपोजिट, तो अब इस फोर्स के और इस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बन गया 180 का एंगल,
और यहाँ पर आपको नेगेटिव वर्क मिलेगा। यह जो डिस्प्लेसमेंट हुई है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये बेसिकली इस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स के अगेंस्ट है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज नेगेटिव वर्क। ठीक है। सो ये जो तीन हमारे पास नॉर्मल ऐसी कंडीशंस हैं जो हमारे पास अक्सरियत एमसीक्यूज में आती हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक इसके, अगर मैं इस वैल्यू को देखूं कि एक कंडीशन में मेरे पास एंगल ज़ीरो था, ठीक है, और ज़ीरो एंगल के बाद मैंने जब वर्क मालूम किया तो वो मुझे एफ डी मिला। अब मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि एक कंडीशन है जिसमें आपको वर्क का वर्क की हाफ वैल्यू मिल रही है, अपने मैक्सिमम वर्क के हाफ। तो अब ये मैक्सिमम वर्क का हाफ का मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस का यूज़ करना पड़ेगा। cos 60 इज बेसिकली इक्वल टू 1/2.5। इसका मतलब ये है कि जब वो ये कह रहा है कि हाफ है, सो इस वक्त ये अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स की वैल्यू डायरेक्शन है, ये दरमियान में 60 डिग्री है, तो इस कंडीशन के मुताबिक आपको अपने मैक्सिमम वर्क का हाफ वर्क मिलेगा, बिकॉज द cos थीटा हैज़ द रेशो वैल्यू 0.5, सो द 0.5 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस। इसी को आप इस तरह से भी नरेट कर सकते हैं कि 50% ऑफ मैक्सिमम वर्क। तो इस तरह भी इसके बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। जहाँ तक इसके वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट का ताल्लुक है, अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, समटाइम्स द फोर्स इज गिवन लाइक दिस, और हमें फिर कंफ्यूजन होती है। ये मैंने अपने वो वेक्टर्स का जो टॉपिक था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग दी एमडी कैट ऑफ दी वेक्टर्स के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 6i + 2j + 3k, अब ये एक फोर्स की वैल्यू दे दी गई। साथ में कहा गया कि जी जनाब डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 2i + j - 3k, और हमें कर दें क्या, हमें ये बताएं कि वर्क कितना हुआ। अब ज़ाहिर है इसका रूल क्या है कि i.i से 1 आता है, j.j से 1 आता है और k.k से 1 आता है। तो ये आपको स्केलर प्रोडक्ट से रिज़ल्ट से मिलता है। और बाकी अगर आप i.j पे जाते हैं, ये भी ज़ीरो बनता है, j.i पे जाते हैं, ये भी ज़ीरो बनता है, j.k पे जाते हैं, ये भी ज़ीरो बनता है, k.j, तो ये सारे ज़ीरो हो जाते हैं, सिर्फ ये वाले प्रोडक्ट्स रह जाते हैं। तो अब ये इसका सिंपल असूल है सॉल्व करने का कि 6 2s are 12 + 2 1s are 2, ये वाला 2 × 1, और फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9। तो आपके पास आ जाएगा रिज़ल्ट 14 - 9, और ये जवाब आपके पास आ जाएगा 5 जूल। ठीक है। तो इस तरह से आपको इस टेक्निक में वो 3 डायमेंशनल के केस में भी फोर्स दे सकते हैं, 2 डायमेंशनल के केस में भी दे सकते हैं। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए। एक और भी इसी में क्वेश्चन बन सकता है, और वो मेरे ख्याल में आपको फिर बंद आँखों उसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए है कि अगर f इस तरह दिया जाए कि 2i + 3j हो और डिस्प्लेसमेंट हो 6k, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो गई। कौन सी वाली, सोचिए ज़रा, ये वाली। क्यों? क्योंकि f के 2 कंपोनेंट्स हैं, वन इज़ अलोंग x, दी अदर इज अलोंग y, क्योंकि y के साथ j है और x के साथ i है, और ये वाला जो है अलोंग z एक्सिस है। तो इस तरह से अगर मैं x को i को अगर k से मल्टीप्लाई करूँगा, i विल गेट 0, और अगर j को k से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी 0 होगा। और यहाँ पर वर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 जूल्स आएगी। ठीक है। सो वी विल नॉट हैव एनी
नॉन ज़ीरो आंसर, तो ये आपके पास ज़ीरो आंसर आएगा। इसी तरह से अगर एंगल आपके पास ग्रेटर देन 90 आ गया समटाइम्स, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं इसको प्रैक्टिकली आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ज़ाहिर है इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है ये तो मोर देन 90 हो गया। तो आप इसको क्या करें, इसमें सिंपल रूल है वही वाला कि फोर्स को रिजॉल्व कर लें। ये दो कंपोनेंट्स आ गए, ये आ गया एफ पैरेलल और ये एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। आम अल्फाज में आप इसको चूँकि एक्स और वाई पर आदी हैं तो आप इसको पैरेलल को एफ एक्स लिखते हैं और इस परपेंडिकुलर को एफ वाई लिखते हैं, ठीक है। सो ये ज़ाहिर है एफ परपेंडिकुलर तो डी के साथ, वो तो डी तो इसकी डायरेक्शन में नहीं जा सकता बिकॉज परपेंडिकुलर है इसका रिजल्ट ज़ीरो आएगा। और एफ पैरेलल का डी के साथ कितना एंगल बन रहा है? 180, ठीक है। सो बेसिकली दी इन दिस केस यू विल गेट अ नेगेटिव वर्क और ये वाली सिचुएशन आपके पास आएगी, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट बनता है कि एफ एक्स खुद जब डी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये एंगल जितना भी 90 से बड़ा होगा, ठीक है, और वो 180 से छोटा होगा, चाहे वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्यों ना आ जाए। इसमें एफ एक्स की वैल्यू जो है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको नेगेटिव ही मिलेगी, ठीक है। जब ये दूसरे उस लेवल पे चला जाता है, मिसाल के तौर पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब आपके पास एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। तो ये एक कंडीशन है जिस पे आपको पता होना चाहिए है कि अगर ग्रेटर देन 90 हो गया एंगल तो आपके पास किस तरह से वर्क की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसी में एक और पॉइंट भी हमें क्लियर होना चाहिए है कि जो भी नेगेटिव वर्क्स हैं, मतलब नेगेटिव वर्क केसेस हैं, उनमें किनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आता है, ठीक है। डिक्रीज इन किनेटिक एनर्जी। इसकी मैं सिंपल मिसाल दे दूं आपको। ये मिसाल के तौर पर आप एक पॉजिटिव प्लेट ले लें, ये नेगेटिव प्लेट ले लें, ठीक है, और यहाँ पर आप दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को थ्रो कर दें इस नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। सो दिस इज़ प्लेट ए, बी की तरफ इसको थ्रो कर दें तो ये नेगेटिव प्लेट जो है इसको रिपेल करेगा। आपको पता होना चाहिए है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना इस तरह लगता है जैसे कि उसने पहाड़ी चढ़नी हो। जैसे कि हम पहाड़ी चढ़ते हैं, हाइट पर जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होती है, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अप हिल मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? डिसेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ये उस रिपल्शन के अगेंस्ट जा रहा है। तो अगर रिपल्शन के अगेंस्ट जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसकी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड द मोमेंट ही स्टॉप, लेट्स से यहाँ पर ये स्टॉप हो गया, ये फिर से इधर क्या करेगा? भागेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। सो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव वर्क के साथ होता है, और जहाँ पर डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वहाँ पर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, अगर आपके पास ये फोर्सेस का सिस्टम जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड्स या फोर्सेस हों। लेकिन वो अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो यही डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपको किस में मिलेगा? हीट के फॉर्म में, ठीक है। ये एनर्जी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आएगा तो जाहिर है जो काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज होगा वो हीट की फॉर्म में आपके पास रिलीज होगा, ठीक है। क्योंकि जाहिर है एनर्जी ख़त्म तो हो नहीं सकती, वी दिस हैव्स टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो दिस शुड बी क्लियर टू अस। तो यहाँ पर आपको
MCQs का भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो कि कौन कौन सिचुएशन में हमें किस तरह से पूछा जा सकता है। अच्छा, इसी में अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क की बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड, सो वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड में जब हम वर्क डन की बात करेंगे, ठीक है, तो ये वर्क डन के लिए जो आपको फोर्स रिक्वायर्ड होगी, उस फोर्स को आपने ग्रेविटेशनल फोर्स ही लेना होगा। जैसे कि आप किसी बॉडी को इधर लेकर जा रहे हैं ग्राउंड पर, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड अर्थ की तरफ कंसिडर की जाएगी। किसी बॉडी को आपने ऊपर लेकर जाना है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट जिसको आप एच कहते हैं, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगी। किसी बॉडी को आप नीचे लेकर आते हैं, ठीक है, सो दैट इज़ आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एच। किसी बॉडी को आप इस तरह से इंक्लाइन पाथ पे लेकर आते हैं, इसमें भी ये बेसिकली उस ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में किसी न किसी तरह से जा रहा है, क्योंकि जाहिर है जब इस तरह इंक्लाइंड पाथ होगा तो उसके आपके पास दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये वर्टिकल ये वाला और एक हॉरिजॉन्टल। तो जाहिर है वर्टिकल जो है दैट विल प्ले, और हॉरिजॉन्टल तो वही 90 वाला चक्कर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास उसका इम्पैक्ट ज़ीरो होगा। सो इस वजह से किसी अगर हम क्लोज्ड पाथ में वर्क की वैल्यू ज़ीरो आती है तो ये पहचान है किसकी, कंजर्वेटिव फील्ड की, ठीक है, जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है, सो ये ग्रेविटेशनल फील्ड आता है, और मास स्प्रिंग सिस्टम में जो इलास्टिक स्प्रिंग इलास्टिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, तो कल ये और जाहिर है इसमें एक और भी चीज़ होती है कि वर्क पाथ जो है क्लोज पाथ में एक तो ज़ीरो होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैं अगर यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा है मैंने, और मैं इसको इस ट्रैक पर लेकर जाता हूँ पहले, फिर इसको इधर लेकर जाता हूँ और मैंने इसको यहाँ रख दिया, और फिर इसी बॉडी को मैं क्या कर रहा हूँ, इस रूट पर लेकर जाता हूँ सीधा। तो ये जो रूट है दिस वन आई कॉल इट 1, और ये दूसरा रूट है 2। इन दोनों रूट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी में गैप आएगा उसके लिए तो जाहिर है मुझे ये हाइट पिक करनी पड़ेगी। तो अगर मैं रूट 2 को फॉलो करता हूँ या रूट 1 को फॉलो करता हूँ, दोनों में हाइट h है, क्योंकि अगर ये वाली जो इंक्लाइन पाथ है वो अगर आप डिवाइड कर दें इस तरह स्टेप्स में, तो इसमें जो ये वाले रीजन्स हैं, ये वाले, इनका अगर आप सम करेंगे तो बिल्कुल ये वाली लाइन बन जाती है स्ट्रेट वाली हॉरिजॉन्टल। और अगर आप ये वाले वर्टिकल लाइंस को सम अप कर दें तो ये आपके पास ये वाली लाइन बन जाती है। सो बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, सो दोनों केसेस में जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh होगी। सो चाहे आप पार्ट 1 पे जाएं पार्ट 2 पे जाएं, सो ये डिपेंड नहीं करती पाथ पर, ठीक है। ओके, एक और पॉइंट वर्क के बारे में, बिकॉज वर्क के साथ छोटे छोटे पॉइंट्स काफ़ी रिलेटेड हैं, कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपके पास इस तरह से आ जाए, दिस इज़ डी, दिस इज़ एफ, ठीक है, और लेट से आपको इस तरह का ग्राफ मिल रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है
वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट के साथ वैल्यूज़ ले रहे हैं तो इसमें फ़ोर्स की वैल्यू एक ही है जो यहाँ पर आपको अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर ये 50 न्यूटन ले लें, तो डिस्प्लेसमेंट की मुख्तलिफ वैल्यूज़ को लेते जाएं, आपके पास फोर्स की बैक वैल्यू मिलती है। इसमें अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं इस कर्व का, तो आप यहाँ से नॉर्मल ड्रॉप कर दें, यू गेट अ रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल में आप ये वाला साइड फोर्स बन गया, ये वाला साइड डिस्प्लेसमेंट बन गया। एफ को डी से मल्टीप्लाई करें, व्हाट यू विल गेट, वर्क। तो इसका मतलब यह है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया मालूम कर लें, आपको वर्क मिल जाएगा। लेकिन अगर यही सिचुएशन ऐसी हो कि ये हमारे पास फोर्स हो, ये डिस्प्लेसमेंट हो, और एफ डी कर्व इस तरह हमारे पास आ जाए, तो ये अब किस चीज़ को बता रहा है? इस चीज़ का मतलब यह है कि फोर्स की वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। ये देखें, इस पॉइंट को देखें, डिस्प्लेसमेंट ये है, ये फोर्स है, फिर ये पॉइंट हो गया, इसके साथ डिस्प्लेसमेंट ये रिलेट कर रही है, ये रिलेट कर रही है, फिर ये पॉइंट है, इसके साथ डिस्प्लेसमेंट ये है, ये फोर्स है। सो फोर्स इज़ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, एंड इफ़ आई वांट टू टेक द एरिया, अगेन इसका यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉप कर दें, यू फाइंड राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला क्या है एरिया का, 1/2 FD, तो आप 1/2 FD ले लें एरिया, बट नाउ द वेरिएशन इज यूनिफॉर्म, तो आपको वर्क की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 FD से। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन है, देन किस्सा जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म केस हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म केस में आपको ये डी मिल गया, ये फोर्स की वैल्यू मिल गई। नाउ द सिचुएशन इज़ लाइक दिस। ठीक है, और इस केस में जाहिर है अगर आप ये वैल्यूज़ देखें, ये इसके साथ रिलेट कर रहा है, फिर ये फोर्स ये इस डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये इस फोर्स के साथ, यहाँ पर फोर्स की ये जो पॉइंट है ये डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। और मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा और भी इसको कम्प्लेक्स कर देता हूँ, फिर यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये फिर से डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर आपको ये पॉइंट बता रहा है, और फोर्स के एक्सिस पर आपको ये पॉइंट बता रहा है। तो अब इस केस में जब मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ, सो दैट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, सो इस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, किसकी तरफ अप्रोच करना पड़ेगा, दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टेक्निक। लेकिन इसके लिए आपको एलिमेंटल चेंजेस यहाँ पे करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये वाली, और फिर इस तरह से हर एक पैच का वर्क मालूम करके टोटल वर्क मालूम करना पड़ेगा। सो टोटल वर्क विल बी सिग्मा FI cos थीटा I डेल्टा DI, I आपके पास काउंटर बन जाएगा, 1 to I इज़ इक्वल टू N। 10 एलिमेंट्स लेते हैं, 20 लेते हैं, 30 लेते हैं, तो फिर आप वर्क की वैल्यू इजीली मालूम कर सकते हैं। आई होप सो जो वर्क था, वर्क इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, और बाकी जो हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट फोर्स के साथ जो वर्क थे, ठीक है, उस पर थोड़ा हमारा माइंड क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।